जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए साइंस सब्जेक्ट जो है उसका फिजिक्स बुक से अब VVI शॉर्ट गेस क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। ठीक है, और ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। यदि इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देखिएगा, ठीक है, और इसको शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। और आप भी इस तरह से एक नोट्स बना लीजिए और डेली बाय डेली इसको पढ़िए और इसको लिखिए और याद करके जाइए, क्योंकि यही एग्ज़ाम में आपके आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 है ये। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 26 नंबर क्या कहा गया है कि विद्युत विभव क्या है, इसका SI मात्रक बताएं। इसका SI मात्रक लिखें। तो देखिए किसी विद्युतीय क्षेत्र के भीतर अनंत से इकाई धनावेश को लाने में किए गए कार्य के परिमाण को विद्युत विभव कहा जाता है। मतलब कोई विद्युतीय क्षेत्र हो गया, ठीक है, अनंत से इकाई धनावेश को उस विद्युतीय क्षेत्र के भीतर अगर लाना है, ठीक है, ये मान लीजिए कि इकाई धनावेश है, ठीक है, ये आवेश है, इसको अनंत से इकाई धनावेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र के भीतर अगर लाने में जो कार्य का परिमाण होगा ना, उसी को हम लोग विद्युत विभव कहेंगे। याद हो गया होगा कि अनंत से इकाई धनावेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र के भीतर अनंत से इकाई धनावेश को लाने में जो कार्य का परिमाण होता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव क्या है, इसका SI मात्रक लिखें तो कैसे लिखना है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र के भीतर अनंत से इकाई धनावेश को लाने में जो कार्य का परिमाण होता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर लिखें। तो देखिए कैसे बताना है आपको। एमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर इस प्रकार है, ठीक है, ऐसे बताना है। एमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर इस प्रकार है। देखिए पहला अंतर क्या बताया गया है कि यह किसी परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। मतलब जो भी धारा होगा ना परिपथ में, उसको प्रबलता को मापेगा। और यह किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को नापता है। यह किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसे किसी परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसका स्केल एम्पियर में अंकित रहता है और इसका स्केल वोल्ट में अंकित रहता है, ठीक है। बस यही आपको याद कर लेना है, ओके। तो चलिए हम इसको एक बार फिर से बताते हैं। एमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर इस प्रकार है। यह किसी विद्युत परिपथ के धारा के प्रबलता को मापता है। यह धारा की प्रबलता को मापता है। एमीटर में क्या बताना आपको कि यह विद्युत परिपथ की धारा की प्रबलता को मापता है। यह किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। इसे किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे किसी परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका स्केल एम्पियर में अंकित रहता है। इसका स्केल वोल्ट में अंकित रहता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओम का नियम लिखें, ठीक है। तो बहुत ही आसान है कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो, ठीक है, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है। ये याद रखना है। अर्थात क्या बताया गया है, I समानुपाती V। I समानुपाती क्या बताया गया है, V। जब यहाँ पे कांस्टेंट, जब समानुपाती का सिंबल हटता है तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह आता है, तो एक कांस्टेंट रहता है, बटा में R क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है, याद रखेंगे। तो चलिए आपको याद हो गया होगा कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात I समानुपाती V और I बराबर V बटे R होता है, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अगला सवाल देखिए, प्रतिरोध क्या है, इसका SI मात्रक लिखें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बताना है, किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी परिपथ में धारा को जाने से विरोध करता है, यानी कि रोकता है, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। इसका SI मात्रक ओम होता है, ओके। याद हो गया होगा, किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी परिपथ में धारा के जाने से रोकता है, यानी कि विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसका SI मात्रक ओम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु का बना होता है।
सिंपल है। देखिए हमने बताया है कि विद्युत फ्यूज क्या है। देखिए इसमें बताया गया कि विद्युत फ्यूज ऐसे तार का एक टुकड़ा होता है, ठीक है, जिसके पदार्थ का प्रतिरोधकता बहुत अधिक और गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है। मतलब विद्युत फ्यूज एक ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसका प्रतिरोधकता बहुत अधिक और गलनांक बहुत कम होता है, जो परिपथ के बचाव के लिए इसे जो परिपथों के बचाव के लिए इस सबसे आवश्यक सुरक्षा युक्ति है, ठीक है। यह तांबे और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। याद हो गया होगा विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु का बना है। तो विद्युत फ्यूज एक ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ का प्रतिरोधकता बहुत अधिक और गलनांक बहुत कम होता है, जो विद्युत परिपथों के बचाव के लिए सबसे आवश्यक युक्ति होता है, ठीक है। यह तांबे तथा टीन का मिश्र धातु का बना होता है, याद रखिएगा। अब अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए हमने एक विद्युत बल्ब बनाया है, इसका नामांकित चित्र बनाया है बहुत अच्छी तरह से। आप भी इसी तरह से आप बना लेंगे, ठीक है। आप देखिए हमने बनाया है ना, तो इसमें देखिए लिख दिया है कि ये कांच हो गया शीशा का होता है ना, और ये देखिए अंदर जो बनाया है ना फिलामेंट, ये टंगस्टन का बना हुआ है फिलामेंट। और यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे घुंडी टाइप पर बनाया गया है, इसको हम स्पर्शक बटन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने विद्युत बल्ब का चित्र बनाया है अच्छी तरह से, आप भी इसी तरह से बना सकते हैं और ये 2 मार्क्स आसानी से आप ले सकते हैं इस तरह से बनाकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। जब कभी कुंडली और किसी चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होती है तब कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होता है। इसी प्रभाव को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। इसी प्रभाव को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। जब कभी कुंडली और किसी चुंबक के बीच जब कभी कुंडली और किसी चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है ना, तब कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इसी प्रभाव को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं परिनालिका किसे कहते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। किसी विद्युतरोधी चालक तार की लंबी बेलनाकार कुंडली को क्या कहा जाता है, परिनालिका कहा जाता है। परिनालिका जो होता है दोस्तों, जिस पदार्थ पर लिपटी होती है उसी को क्रोड कहा जाता है। मतलब किसी पदार्थ पर लिपटी होती है ना, किसी बेलनाकार होता है पदार्थ, पाइप की तरफ बेलनाकार होता है ना, छड़ होता है, उसी पर क्या होता है विद्युतरोधी चालक तार को लपेट कर बनाया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, परिनालिका कहा जाता है, ठीक है। वही हमने बताया है, किसी विद्युतरोधी चालक तार की लंबी बेलनाकार कुंडली बनाया रहता है ना तार को लपेट कर, उसी को क्या कहा जाता है, परिनालिका कहते हैं। परिनालिका जिस पदार्थ पर लपटी होती है ना, परिनालिका जो होता है जिस पदार्थ पर लपटी होती है, मतलब किसी मान लीजिए बेलनाकार इस तरह से रहता है ना, जिस पदार्थ पर इस पे मान लीजिए बेलनाकार है, इसी पर यहाँ पे परिनालिका लपटा होता है, उसी को क्रोड कहा गया है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए परिनालिका याद हो गया होगा कि किसी विद्युतरोधी चालक तार की लंबी बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहते हैं, और परिनालिका जो होता है जिस पदार्थ पर लपटी होती है उसे क्रोड कहते हैं। आगे देखते हैं फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। तो बहुत ही आसान है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। देखिए कितना आसान है। इस बताया गया है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियों को इस प्रकार, मतलब कि यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियों मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को परस्पर इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा तथा अंगूठा जो होगा आपका बल की दिशा को व्यक्त करेगा। इसी को फ्लेमिंग के वामहस्त नियम कहा जाता है। देखिए हमने एक छोटा सा चित्र बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे हाथ का सिंबल बनाने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, नहीं बना पाएगा उतना अच्छे से, चाहेंगे तो उसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बल की दिशा को दर्शा रहा है, ये अंगूठा जो होता है ना ये बल की दिशा को दर्शा रहा है, ठीक है। और ये जो है ये तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये माध्यमा जो है धारा की दिशा को दर्शा रहा है। इसी को कहते हैं फ्लेमिंग के वामहस्त नियम, ठीक है। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। आपको क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। इसमें जो होता है ना 3 अंगुलियों को आपको इस तरह से फैलाना है, ठीक है ना, इस तरह से आपको 3 अंगुलियों को फैलाना है। याद रखिएगा इसमें 3 अंगुली को फैलाना है,
जिसमें आपका ये अंगूठा है ना, ये अंगूठा ये आपको बल की दिशा को दर्शाएगा। ये देखिए, ये जो है ना बीच ये तर्जनी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो मध्यमा है ना, ये मध्यमा, ये आपका मध्यमा जो होगा, ये जो होगा आपका कौन सी दर्शाएगा धारा की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है, तो सिर्फ हमें ये 3 अंगुलियों को ही यूज करना है। ठीक है, तो वही बात बताया गया है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का जब भी कहेगा तो बताइएगा कि यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियों को इस प्रकार लंबवत फैलाते हैं कि अंगूठा बल की दिशा, ठीक है, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, इसी को फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम कहते हैं। ठीक है, यही बात बताया गया है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियों को 3 अंगुलियां मध्यमा तर्जनी अंगूठे को इस प्रकार लंबवत फैलाते हैं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा और अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करता है, उसी को फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। आगे देखते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर बताना है। तो देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर इस प्रकार है, हमने लिख दिया है। एक तरफ नवीकरणीय, दूसरे तरफ आपके क्या लिखना है, अनवीकरणीय लिख देना है। तो देखिए पहला अंतर हम ये बताया है कि ऊर्जा का वह स्रोत जिसका उपयोग करने के बाद पुनः तैयार किया जा सकता है। मतलब हम एक बार यूज कर लें, चाहेंगे तो वो ख़त्म हो गया फिर से, लेकिन उसको हम बना सकते हैं, तो वे ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ये समाप्त नहीं हो सकता है। लेकिन अनवीकरणीय में इसका अपोजिट है। देखिए कैसे, ऊर्जा का वह स्रोत जिसका उपयोग करने के बाद पुनः तैयार नहीं किया जा सकता है, ये समाप्त हो सकता है। ठीक है, जैसे में आप लोग जानते होंगे ना, कोयला पेट्रोलियम, अगर आप कोयला पेट्रोल एक बार निकाल लेते हैं, ख़त्म हो गया, जल गया तो वो ख़त्म हो गया, फिर दूसरा निकालिएगा, फिर से उसको बना नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए हमने इसमें विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसको तो हम ख़त्म नहीं कर सकते ना, अगर यूज कर लेते हैं तो फिर से इसको हम तैयार कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, ये नवीकरणीय हुआ। और ये अनवीकरणीय, जैसे कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, इसको अगर जला दिया गया तो ये ख़त्म हो सकता है, फिर से आप तैयार इसको नहीं कर सकते हैं, ये समाप्त होने वाली चीज़ है। वायुमंडल में को प्रदूषित नहीं करता है। ये जो होता है, ये सौर ऊर्जा से चाहे विद्युत ऊर्जा, ये विद्युत ऊर्जा, ये वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वायुमंडल को प्रदूषित कर देता है। क्यों भाई, कोयला पेट्रोल जलाते हैं ना, उससे धुआं निकलेगा, वायुमंडल प्रदूषित तो होगा ही ना। तो इस तरह से आप अंतर लिख देंगे। एक बार फिर से बताते हैं, नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर इस प्रकार है। ऊर्जा का वह स्रोत जिसका उपयोग करने के बाद पुनः तैयार किया जा सकता है, पुनः तैयार किया जा सकता है, ठीक है, उसको नवीकरणीय बोला जाएगा, ये समाप्त नहीं हो सकता है। और अनवीकरणीय ठीक इसका उल्टा लिख दीजिए कि ऊर्जा का वह स्रोत जिसका उपयोग करने के बाद पुनः तैयार नहीं किया जा सकता है, ये समाप्त हो सकता है। ठीक है, इसमें आप जैसे में लिख सकते हैं विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि, और इसमें लिख सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और ये इसमें आप लिख सकते हैं नवीकरणीय में कि यह वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करता है, और अनवीकरणीय जो होता है करता है ना, यानी कि यह वायुमंडलीय को प्रदूषित करता है। अब देखिए अगला सवाल, परिनालिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए हमने एक परिनालिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाया है, इस तरह से आप भी बना देंगे। ठीक है, आपको भी एग्जाम में 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको बनाना रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको वीडियो को रोककर अच्छी तरह से आप बना लीजिए। चलते हैं आगे की ओर। ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, उत्तम स्रोत। तो देखिए हमने लिखा है इसमें कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसको कहा जाता है। ऊर्जा का उत्तम स्रोत उसे कहा गया है, पहला, जो प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान कार्य की विशाल मात्रा दे। ठीक है, मतलब प्रति इकाई द्रव्यमान हो या आयतन हो, उस पर वो कार्य पर क्या विशाल मात्रा दे। ठीक है, अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त करें हो हमें उससे, जो सुलभ हो मतलब आसान हो, जो सस्ता हो। ठीक है, वैसे ही हम लोग ऊर्जा का उत्तम स्रोत का यूज करना चाहेंगे, अच्छा होगा वो। ठीक है, जिसका भंडारण, परिवहन यानी रख रखाव भी आसान हो। इस तरह से आप लिख देंगे आंसर। ठीक है, समझ गए ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत उसे कहते हैं जो प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान पर क्या अधिक से अधिक विशाल मात्रा में ऊर्जा देता है, जो सुलभ हो, जो सस्ता हो, जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो। अगला सवाल देखिए, लघुपठन से आप क्या समझते हैं। कभी कभी 2 तारों के ऊपर का प्रतिरोधक पदार्थ क्षतिग्रस्त होने के कारण हट जाते हैं, जिससे तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। तार एक दूसरे के क्या हो जाते हैं भाई, संपर्क में आ जाते हैं।
तो तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, लगभग शून्य हो जाता है और धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी को लघुपथन कहा जाता है, इसी घटना को लघुपथन कहा जाता है। हमने क्या बताया कि कभी कभी दो तारों के ऊपर जो होता है ना प्रतिरोधक पदार्थ, क्षतिग्रस्त होने के कारण ये उस पे से हट जाता है, उसका प्रतिरोधक पदार्थ उससे हट जाता है, जिससे तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं जिससे उसका प्रतिरोध लगभग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है और धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी को लघुपथन कहा जाता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि लघुपथन के समय क्या होता है, तो बहुत अधिक धारा का मान बढ़ जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। देखिए इसका आंसर, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि निष्क्रिय गैस ऊष्मा का कुचालक है। क्योंकि निष्क्रिय गैस क्या होता है, विद्युत का ऊष्मा का कुचालक होता है और यह एक दूसरे से क्रिया नहीं करता है। ठीक है ना, एक दूसरे से क्रिया नहीं करता है, इसीलिए क्या किया जाता है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। याद इतना आप लिख देंगे। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि ये निष्क्रिय गैस जो होती है ऊष्मा का कुचालक होता है और ये एक दूसरे से क्रिया नहीं करती है, इसलिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ठीक है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं। देखिए भाई बहुत ही आसान है, ऊर्जा का वह स्रोत जिसका उपयोग करने के बाद पुनः तैयार किया जा सकता है, उसी को ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, अभी हमने पीछे अंतर में बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, उसी तरह से ये भी है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का वह स्रोत जिसका उपयोग करने के बाद भी पुनः तैयार क्या किया जा सकता है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। जैसे विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का तार का प्रयुक्त होता है क्यों। देखिए हमने बताया क्योंकि टंगस्टन का तार का बना कुंडली जो होता है ना, बल्ब के अंदर उत्पन्न ताप के कारण प्रकाश देता है, जलने लगता है। यदि बल्ब में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो कुंडली ऑक्सीकृत होकर जल जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, और बल्ब फ्यूज हो जाएगा, चाहे फ्यूज कर जाएगा। ठीक है ना, यही कारण है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस आर्गन, नाइट्रोजन ये जो है ना भरी जाती है ताकि बल्ब फ्यूज ना हो सके। ठीक है, यही है। फिर से एक बार बताते हैं, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का तार प्रयुक्त होता है क्यों। आंसर देखिए, क्योंकि टंगस्टन का तार का बना कुंडली बल्ब के अंदर उत्पन्न ताप के कारण प्रकाश देता है। यदि बल्ब में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो कुंडली ऑक्सीकृत होकर जल जाएगा और बल्ब फ्यूज हो जाएगा। यही कारण है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस, नाइट्रोजन, आर्गन ये सब भरी जाती है ताकि बल्ब फ्यूज ना हो सके। आगे देखते हैं, रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चूंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सभी रंगों से क्या होता है, अधिक होता है और इसका विचलन सबसे कम होता है, इसलिए इसे काफ़ी दूरी से ही देखने पर दिखाई देने लगता है। ठीक है ना, अतः हम रेलवे के सिग्नल में क्या करते हैं, लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए हम रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार सुनिए, चूँकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सभी रंगों से अधिक होता है और इसका विचलन सबसे कम होता है, इसलिए इसे काफ़ी दूरी से देखने पर भी क्या होता है, ये दिखाई देने लगता है, इसीलिए चाहे अतः रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताइए। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर इस प्रकार है। ठीक है ना, एक तरफ प्रत्यावर्ती धारा, एक तरफ दिष्ट धारा लिखना है। ओके, देखिए तो इसमें अंतर कैसे बताया गया है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा में क्या बताया गया है कि इस धारा का मान एवं दिशा आवर्ती रूप से क्या होता है, बदलती रहती है, और दिष्ट धारा में क्या होता है कि इस धारा का मान, दिशा आवर्ती रूप से समय के साथ नहीं बदलती है। याद हो गया कि इस धारा का मान एवं दिशा आवर्ती रूप से समय के साथ बदलती रहती है, और दिष्ट धारा में क्या होती है, इस धारा का मान एवं दिशा आवर्ती रूप से नहीं बदलती रहती है। हो गया, आगे देखते हैं, यह धारा अधिक खतरनाक होता है, यह धारा कम खतरनाक होता है। एसी जो होता है ना, वो जो लाइन हम लोगों के पास आता है वो बहुत खतरनाक होता है, मारेगा करंट तो आप मर भी सकते हैं, जान जाने के भी
नौबत आ सकती है। लेकिन बैटरी से अगर आपको करंट मारता है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, यानी डीसी होता है बैटरी वाला, तो बैटरी से मारेगा तो आप मर नहीं सकते ना, यानी कि ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, कम खतरनाक होता है। धारा को डीसी में आसानी से बदला जा सकता है, मतलब इस धारा को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे लाइन आता है तो उससे आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं, डीसी में बदल सकते हैं। लेकिन आप इस धारा को एसी में नहीं बदल सकते, मैंने बैटरी को आप एसी में मतलब लाइन बना नहीं सकते। कितना लोगों को लाइन दीजिएगा, नहीं हो सकता है ना, बहुत कठिनाई हो सकता है। तो वही बात बताया गया कि प्रत्यावर्ती और दिश धारा में अंतर इस प्रकार है। प्रत्यावर्ती धारा में बताया गया कि इस धारा का मान एवं दिशा आवर्ती रूप से समय के साथ बदलती है, और दिश धारा में बताया गया कि इस धारा का मान एवं दिशा आवर्ती रूप से समय के साथ नहीं बदलती है। यह धारा अधिक खतरनाक होता है, यह धारा कम खतरनाक होता है। इस धारा को डीसी में आसानी से बदला जा सकता है, इस धारा को एसी में नहीं बदला जा सकता है। अब देखिए जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखें। लाखों करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जब भूकंप आया था तो बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु पृथ्वी के अंदर क्या हो गए थे, दब गए थे, धंस गए थे, और वे एक दूसरे से अभिक्रिया करके ईंधन का रूप धारण कर लिए थे, जिसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जिसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जीवाश्म ईंधन है, ठीक है ना, जीव जंतुओं के अंश से बने हैं ना, इसलिए जीवाश्म ईंधन कहा गया है। तो वही बात बताया गया कि जीवाश्म ईंधन क्या है, तो लाखों करोड़ वर्ष पहले जब पृथ्वी पर भूकंप आया था तो बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु पृथ्वी के अंदर दब गए, धंस गए, और वे एक दूसरे से अभिक्रिया करके एक ईंधन का रूप धारण कर लिए, जिसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हीरे का अपर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया कि वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल के अनुपात कितना है भाई, तो 2.42 है। हीरा में प्रकाश का चाल जो होता है का मान बहुत कम होता है, और इससे पता यह चलता है कि हीरा अधिकतम घनत्व वाला एक माध्यम है, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर से एक बार बता देता हूँ कि वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल के अनुपात कितना है भाई, 2.42 है। हीरे में जब प्रकाश का चाल का मान बहुत कम होता है, इससे पता चलता है कि हीरा का अधिकतम घनत्व वाला माध्यम है। आगे देखते हैं आवेश क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक बताइए। तो आवेश क्या है, जब दो वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं ना, रगड़ा जाता है, तो उसके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और यह दो प्रकार के होता है, धन आवेश और ऋण आवेश होता है, ठीक है ना। और इसका ऐसा ही मात्रक, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है भाई, कूलॉम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। याद हो गया होगा कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, जिसे हम आवेश कहते हैं। या दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है। आगे देखते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए हमने अच्छी तरह से आपको लिख कर बताया है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है। देखिए पहला बताया गया है कि आंसर बताया गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, ठीक है ना। चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर, चालक के पदार्थ पर, चालक के ताप पर, बस इतना ही आपको लिख देना है। 2 नंबर की बात है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो आंसर लिखेगा किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर, चालक के पदार्थ पर, चालक के ताप पर। हो गया। आगे देखते हैं, किसी छड़ के चुंबक के चारों ओर का चुंबकीय बल रेखाएं खींचिए। तो देखिए हमने अच्छी तरह से आपके चित्र बनाया है, इसी तरह से आपको भी बना देना है। ये देखिए एक चुंबक है ना, N और S, यानी कि इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल बताया गया है, और इसमें चुंबक के क्षेत्र को दर्शाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबक के क्षेत्र को दर्शा सकते हैं, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ यानी कि लाल क्यों प्रतीत होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या सूर्यास्त के समय भी देखते हैं कि सूर्य लाल यानी कि रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। दोनों क्वेश्चन का एक ही जवाब होगा, थोड़ी सी देख लीजिए कैसे हम लोग लिखेंगे। तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश जो होते हैं पृथ्वी पर तक आने में बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है उसको, ठीक है। और प्रकाश की वायुमंडल में मौजूद अधिक सूक्ष्म कणों से होकर उसको गुजरना पड़ता है, जो मुख्य रूप से नीले रंग को ज़्यादा प्रकर्णित करता है, मतलब नीले रंग को अधिक प्रकर्णित कर देता है। तब बचा हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है ना, जो मुख्य रूप से क्या होता है, लाल रंग का होता है। यही कारण है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई देता है, यानी रक्ताभ दिखाई देता है। याद हुआ। फिर से एक बार देखते हैं,
ये तो क्वेश्चन हो गया कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है। आंसर लिखिएगा, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। प्रकाश की वायुमंडल में मौजूद अधिक सूक्ष्म कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो मुख्य रूप से नीले रंग को परिकिरणित कर देता है। तब बचा हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, जो मुख्य रूप से लाल रंग का होता है। यही कारण है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी कि लाल दिखाई देता है। चलिए ये 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को लिखिए। देखिए बहुत ही आसान है। यदि किसी धारावाही चालक तार को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार मुट्ठी में पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा तथा अन्य सभी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है, तो इसी को मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम कहा जाता है। देखिए यहाँ पे हमने एक चित्र भी बना दिया है अच्छी तरह से, ठीक है ना। इसमें हमने प्रयास किया था, देखिए कितना अच्छा चित्र बन गया है। इसी तरह से आप प्रयास करके चित्र बना सकते हैं। फिजिक्स के दिन आपको क्या लेकर जाना है, तो याद रखिएगा पेंसिल का यूज, मतलब पेंसिल फीट ये सब जरूर ले जाइएगा। कहीं चित्र बनाने की बात करेगा तो चित्र फीट पेंसिल से ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। ओके, अपना स्टूमन बॉक्स लेकर जाइएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो वही बात हमने बताया कि यदि किसी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम कहेगा तो कैसे बताएंगे। यदि किसी धारावाही चालक तार को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार मुट्ठी में पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा तथा अन्य सभी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा, निरूपित करेगा, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहलाएगा। देखिए हमने इसमें बताया ना फिगर, तो बताया है। देखिए कि ये जो है अन्य सभी अंगुलियां जो है क्या थी, दर्शा रहा है चुंबकीय। दाहिने हाथ से हम पकड़े हैं ना एक धारावाही चालक तार को, ये तार है ना चालक तार, तो इस चालक तार को हमने पकड़े हैं, तो देखिए अंगूठा जो हो रहा है ये धारा के दिशा को बता रहा है और ये अन्य सभी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को दर्शा रहा है, तो इसी को मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 था। पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जरूर उसको देख लीजिएगा पहले। उसमें 25 क्वेश्चन था, इसमें भी 25 क्वेश्चन, यानी टोटल आपको 50 खाली वाली फिजिक्स से 50 क्वेश्चन हमने गेस करके दिया, जो आपके एग्जाम में देखिएगा कि यही इसी में से आपको आएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह से नोट्स बनाइए और बार बार पढ़िए, लिखिए, याद कर लीजिए। मात्र आपको बहुत कम टाइम बचा है, 1 से 1.5 महीना बचा है, इसी में आपको इसको तैयारी कर लेना है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हौसला बढ़ेगा तभी तो आपके लिए मैं हर सब्जेक्ट का हर तरह से मेहनत करूंगा, ताकि आपको अधिक से अधिक एग्जाम में जो भी आने वाले प्रश्न हैं आपको यहीं पे सिखा दिया जाए, ठीक है। तो आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को घंटा को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहें और आप अपने एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी करते रहें। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।